I Ramo Singh today have a topic on formation of insurance contract. How the insurance contracts are formed. Formation of insurance contract. Insurance contracts are essentially contract which must satisfy all the essential stated in the Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act 1872 में जो भी एजेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और इसके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में सेटिस्फाई करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेटेड दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज का मतलब उनकी कंसेंट फ्री नहीं होनी चाहिए, कोई कंपल्सन नहीं होना चाहिए। इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज एंड कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला कॉन्ट्रैक्ट करने वाला आदमी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो भी वायलेशन में नहीं होना चाहिए। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, किसी लॉफुल पर्पज के लिए सब्जेक्ट मैटर लॉफुल होना चाहिए। एंड विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। एंड आर नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड्स, किसी भी तरह से वो कानून की नज़र में वाइड नहीं होना चाहिए। ऑन एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन फाइंड द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट हैं उनको आप समझते हैं। एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चाहिए? एन एग्रीमेंट चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज चाहिए, पार्टी कंपिटेंस होना चाहिए। कंपिटेंसी का मतलब ये हुआ है कि वो माइनर वगैरह सब चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं उसमें से, और कानून से वर्जित नहीं होना चाहिए। वो कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज हो गया। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट दोनों की फ्री होनी चाहिए, कंपल्सन नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोर्सन नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये 5 एलिमेंट इसके हैं। अब समझते हैं कि पहला एलिमेंट एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? द एग्रीमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है, सेक्शन 2H है, डिफाइंस ए कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाई लॉ। जो इन्फोर्सिएबल बाई लॉ है वो जो है ना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। दस ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हैं। और जो वाइड है, इन्फोर्सिएबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्लियर दिया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है। देन क्वेश्चन अराइजेस, जब फिर क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट तो है, कभी एग्रीमेंट को कायदे समझो क्या है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट परिभाषित करता है। सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, दोनों के लिए फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। दोनों के लिए कंसिडरेशन होता है, एक आदमी प्रीमियम देता है, दूसरा आदमी उसको सिक्योरिटी देता है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड दैट प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। देन फर्दर क्वेश्चन एराइज, दूसरा क्वेश्चन एराइज करता है कि व्हाट इज प्रॉमिस। अभी प्रॉमिस आया ना, तो प्रॉमिस को हम समझते हैं। प्रॉमिस सेक्शन 2B में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2B में परिभाषित किया गया है। डिफाइंस कैसे डिफाइन करता है? प्रॉमिस एज ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। A proposal when accepted becomes promise. It may also be expressed as proposal, offer plus acceptance equal to promise. Now the last but the first and the fundamental terminology comes. Fundamental terminology का मतलब proposal. Proposal क्या है? Offer क्या है? Proposal is known as offer. Under English law has been defined in section 2A of the Contract Act. Contract Act में उसमें इंग्लिश लॉ में ऑफर दिया गया है, लेकिन 2A of the Contract Act डिफाइन क्या करता है? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Thus an agreement or contract originates from a proposal and acceptance thereof. Means when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that others, दूसरे को जिसको सिग्निफाई कर रहा है उसकी एसेंट लेने के लिए वही ऑफर है। An agreement requires two parties and the manifestation of the mutual assent. The two parties are insurer। इसमें क्या है? इंश्योर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है। और इंश्योर्ड कौन है?
जो ऑफर जो प्रपोजल दे रहा है वो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड करता है। हु कम्स टू हुम फॉर एग्रीमेंट, अब ये बात समझनी है कि कौन किसके पास आता है। हु कम्स टू हुम फॉर एग्रीमेंट मेक्स देम ऑफर एंड एक्सेप्टर, कौन ऑफर दे रहा है कौन एक्सेप्टर है ये समझना है। बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर टू से, ये कहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कौन क्या आ रहा है, कौन ऑफर दे रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों में से कौन एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि एश्योर्ड इज ऑफरर एंड इंश्योरर इज एक्सेप्टर। ऑफर तो प्रपोजल के रूप में जो फर्म करके देता है तो ये होता है ऑफर, तो ऑफर एश्योर्ड दे रहा है, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, इंश्योरर एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है, द इंश्योरर बाय एजेंट में अप्रोच पर्सन, इंश्योरर एजेंट के माध्यम से भी पहुँचते हैं, कारपोरेट एजेंट के माध्यम से भी पहुँचते हैं इंश्योर्ड के पास, ऑफर देते हैं। सीकिंग इंश्योरेंस आर द इंश्योर्ड हिमसेल्फ में अप्रोच, इंश्योर्ड भी कभी कभी इंश्योर्ड कंपनी है तो उसके एजेंट के रूप में जो लोग जाते हैं वो भी ऑफर देते हैं। और इंश्योर्ड हिमसेल्फ में अप्रोच, इंश्योर्ड हिमसेल्फ में अप्रोच और इंश्योरर से भी लोग डायरेक्टली जाते हैं। दीज टू पार्टीज शुड एग्री अबाउट दिस सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के लिए एग्री होना चाहिए। इंश्योरेंस विच में भी लाइफ, क्या क्या इंश्योरेंस हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, फायर हो सकता है, मरीन हो सकता है, मिसलेनियस हो सकता है, मोटर हो सकता है, किसी भी तरह के मोटर के सेगमेंट्स में से किसी भी तरह के इंश्योरेंस के सेगमेंट्स में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। रजिस्टर्ड टू मी इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, कौन किसके पास पहुंचता है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। और इंश्योरेंस इज यूजुअली मेड बाय द एश्योर्ड इन द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ ऑफर सप्लाइड बाय द इंश्योरर, इंश्योरर जो प्रपोजल फॉर्म देता है उसको भर करके वो इंश्योर्ड जब इंश्योरेंस कंपनी को देता है तो माना यही जाता है कि वही ऑफर कर रहा है। और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, और अब प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर शुड एग्री अबाउट द इंश्योरेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और उस पर एग्री कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंश्योरेंस है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे वो जो ना दोनों की फ्री विल है, कंसेंट है। इट इज़ आल्सो एजेंशियल दैट द एसेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड एज विदाउट द कम्युनिकेशन देयर कैन बी नो कंसेंसस, कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेट करते हैं। हालांकि अभी प्रैक्टिकली हम देखते नहीं हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इस बात का है कि जब पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो आपको मिल जाता है, उसमें सारी कम्युनिकेशन है, तो इसका मतलब वो कम्युनिकेटेड है ऑलरेडी। और इडम और जो देयर कैन बी नो कंसेंसस एट इडम आइडेंटिटी ऑफ माइंड, आइडेंटिटी ऑफ माइंड का मतलब ये हुआ है कि दोनों के माइंड सेट एक होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दोनों एकदम फ्री होने चाहिए। इवन की लॉ कैन नॉट फोर्स टू इंश्योरेंस कंपनी दैट यू डू दिस कॉन्ट्रैक्ट बिसाइड, मतलब एक्सेप्ट द एक्ट, इंश्योरेंस इज कंपलसरी इंश्योरेंस, बट उसमें भी वो फोर्स नहीं करता है, लेकिन कानून फोर्स करता है, इसलिए लोग एक्ट इंश्योरेंस करवाते हैं, वो कंपलसरी है। ये इसी तरह से वो इंश्योर्ड को कोई कंपेल नहीं कर सकता है कि तुम इसी से इंश्योरेंस करवाओ, ये भी मैटर है, ये समझने वाली बातें हैं। नाम द 1% इसमें हमें एग्रीमेंट में भी आप द फॉलोइंग टाइम्स, जो अभी तक हमने एग्रीमेंट को समझा, ऑफर को समझा और उनको जो है प्रॉमिस को समझा। और एग्रीमेंट कितने तरह के हो सकते हैं, एग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीमेंट विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट जो क्रिएट करता है ऑब्लिगेशन, और एग्रीमेंट विच ट्रांसफर्स राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, जैसे कन्वीनियंस है, असाइनमेंट्स कुछ भी है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, और चीज़ें भी, अपनी पावर भी ट्रांसफ़र करते हैं लोग, कई बार जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, ये सब चीज़ें कन्वीनियंस की चीज़ें हैं और असाइनमेंट की चीज़ें हैं। ये भी एक तरह से जो है ना एग्रीमेंट ही है। और एग्रीमेंट विच डिस्ट्रॉय राइट्स आर ऑब्लिगेशन इज सरेंडर रिलीज, कई लोग जो ना रिलिंक्विश कर देते हैं अपने राइट को, और सरेंडर कर देते हैं अपने राइट्स को, रिलीज कर देते हैं, तो वो भी एक तरह के एग्रीमेंट होते हैं, वो एग्रीमेंट अलग से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पहला वाला जो पोर्शन है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का पहला वाला पोर्शन ये है कि एग्रीमेंट विच क्रिएट्स ऑब्लिगेशन, ये इस कैटेगरी में इंश्योरेंस आता है। एग्रीमेंट विच डिस्ट्रॉयज एग्रीमेंट कमिंग अंडर द फर्स्ट क्लास आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ द इंश्योरेंस में फेयरली बी कॉल्ड एन एग्रीमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन।
एंड दिस इज द डिक्लेयर्ड बिल इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। ये डिक्लेयर्ड बिल है, आपने पॉलिसी अगर पढ़ेंगे देखेंगे सारी चीज़ें दिए रहती है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन के साथ साथ पूरा एग्रीमेंट ही दिया रहता है। नेचर ऑफ इंश्योरेंस हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने परिभाषित किया था, हालांकि कई बार कोर्टों ने परिभाषित किया, लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिया था तो उसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं, प्रेसिडेंट मानते हैं। इन सुनीता देवी वर्सेस LIC के केस में इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। इंश्योरर मीन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड मीन्स जो बीमा ले रहा है। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज वन ऑफ इट्स एजेंशियल कंडीशन। पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज वन ऑफ इट्स एजेंशियल कंडीशन। और द पॉलिसी टू कीप द पॉलिसी यानी प्रीमियम ऑफ वो जो कंसिडरेशन है वो जरूरी है, और वही पॉलिसी को एलिव करता है। और इन्फोर्सिएबल इंटरेस्ट पार्टीज, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी हो पाएगा। इन्फोर्सिएबल तभी कर पाता है, लॉ तभी एक्सेप्ट कर पाता है उसे। नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड रिजल्ट्स इन लैप्स ऑफ पॉलिसी। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड्स के बीच में ही अगर आपने नॉन पेमेंट कर दिया है तो वो लैप्स ऑफ पॉलिसी बोला जाता है। वो तो LIC की पॉलिसीज में जो है ना लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है, जो 1 साल की पॉलिसियाँ होती हैं, उसके बीच के में भी अगर आपने ब्रेक कर दिया है तो वो लैप्स हो जाती है। फिर हालांकि यहाँ दूसरी पॉलिसियाँ ही इशू होती हैं, लेकिन गैप हो जाता है, उसमें गैप हो जाता है तो एक तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो ना दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी हर बार दूसरा ही रहता है जनरल में। लाइफ में वो कंटिन्यूटी बनाने के लिए बीच में ही प्रीमियम नहीं ब्रेक होना चाहिए, और बीच हो तो लैप्स हो जाता है। इन अदर वर्ड्स नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी एजेंशियल टर्म्स, जो भी एजेंशियल टर्म्स हैं एग्रीमेंट के या कॉन्ट्रैक्ट के, वो उसमें से नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं तो वो भी लैप्स के कारण बनते हैं, पॉलिसी के ब्रीच के कारण बनते हैं। और इन सब से भी जो है ना हमें अट्रैक्ट द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी टू हिज डेट्रीमेंट विच इन टर्न एंड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस रिजल्ट इन लैप्स ऑफ द पॉलिसी। वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में लैप्स इन पॉलिसी बनते हैं। और नॉन कंपल्सन को समझते हैं कि नॉन कंपल्सन क्या है। इन लॉ देयर इज नो कंपल्सन इन टू ईदर पार्टी, किसी भी अदर पार्टी को कंपल्सन नहीं है फॉर द पॉलिसी आर टू ग्रांट द सेम। पॉलिसी देने में और पॉलिसी लेने के लिए कोई भी कंपल्सन नहीं है। देयर इज नो कंपल्सन ईदर इन फैक्ट और इन लॉ। इन फैक्ट में भी नहीं है, लॉ में भी नहीं है। इन दिस रिगार्ड इन अदर पार्टी द लॉ कैन नॉट कंपेल इंश्योरेंस कंपनी टू कवर ए रिस्क विच दे अदरवाइज आर नॉट रेडी टू डू। ऐसे किसी भी जो ना कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए जो ना लॉ किसी को फोर्स नहीं कर सकता है, और फोर्स नहीं कर सकता है। इस तरह से अभी आपने देखा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ जो कंपैरिजन इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का है उस पे क्या क्या चीज़ें थी, एग्रीमेंट तक हम पहुँचे हैं। एग्रीमेंट के बाद भी 5 हैं, 5 एग्रीमेंट के साथ मिला करके 5 हैं, एक हो गया 4 और अगले टॉपिक में करेंगे। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा, समझे होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।